टाइम थोड़ा है बट मेहनत ज्यादा करेंगे, मिलकर फिजिक्स के एग्जाम को फोड़ेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। एक ऐसा इफेक्टिव रिवीजन जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड एज वेल एज डायग्राम्स रिवाइज हो रहे होंगे। Hi students, welcome to NCERT NEET Radar 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator, and as I promised कि टाइम थोड़ा है बट मेहनत ज्यादा करेंगे, मिलकर फिजिक्स के एग्जाम को फोड़ेंगे। तो रॉकेट रिवीजन का पहला सेशन आपके लिए आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। एक ऐसा इफेक्टिव रिवीजन जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड एज वेल एज डायग्राम्स रिवाइज हो रहे होंगे। सो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना, और वो बच्चे जो टेंशन ले रहे हैं कि रिवाइज कैसे करना है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेटा जी पहला आपके पास कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसका पीडीएफ कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, एंड तक बताऊंगी, तो जुड़े रहिएगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की बात करें बेटा जी, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स का। इट इज बिल्कुल सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि कितनी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं किसी एरिया से, पास नहीं, क्रॉस कर रही हैं किसी एरिया को। यूनिट एरिया अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, सो बेटा जी आपके पास द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इज रेफर्ड टू एज मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू होती है BA cos of theta, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। बेटा एरिया नहीं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के अगर SI यूनिट्स की बात करें तो वेबर होते हैं। आपको एक चीज याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के SI यूनिट्स वेबर नहीं होते। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स के SI यूनिट्स वेबर होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगर हम, तो बेटा इस चैप्टर में दो लॉज आते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे एक्चुअली था क्या इस चैप्टर में, बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के तीन कारण हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इधर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी कि बी की वैल्यू चेंज हो रही है, इधर एरिया चेंज हो रहा है, या फिर ओरिएंटेशन चेंज हो रही है यानी कि थीटा चेंज हो रहा है। तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण बेटा सर्किट में क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF आएगा। तो बेटा जी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे आपको बताता है कि whenever there is change in the magnetic flux there is an associated what, there is an associated induced EMF in the coil or a circuit। अब बेटा अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो फैराडे का सेकंड लॉ बताता है, that is induced EMF is equals to minus of d phi by dt where phi is the magnetic flux। बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या सिंबलाइज करता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो अपोज कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो बेटा यहां पर ये नेगेटिव साइन के ऊपर एक अलग से लॉ आता है, लेंज लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। लेंज लॉ क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, the polarity of the induced EMF is such that it produces the current which is in the opposite direction to that of the, बोलो, जो अपोज करता है किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को। यानी कि लेंज लॉ ये बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके कारण सर्किट में आपके पास इंड्यूस्ड EMF आएगा। अब बेटा जी इंड्यूस्ड EMF आ चुका है, पोटेंशियल आ चुका है, तो करंट तो आएगा ही आएगा। तो जो करंट उस इंड्यूस्ड EMF के कारण आ रहा है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। अब लेंज लॉ का सिंपल सा तरीका, पास आएगा तो आने नहीं दूंगा, दूर जाएगा तो जाने भी नहीं दूंगा। यानी कि अगर हम ये एग्जांपल लेकर चलें, आपके पास कोई कॉइल है, इसके पास कोई बाहर मैग्नेट अप्रोच कर रहा है, ये साइड नॉर्थ है बेटा, अगर ये अप्रोच कर रहा है विद सम स्पीड v, तो आपके पास कॉइल का ये साइड नॉर्थ की तरह ही बिहेव करने लगेगा, और नॉर्थ से करंट कैसा दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। तो बेटा जी इस कॉइल में करंट कैसा फ्लो होना शुरू हो गया, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि ये इसके मोशन को अपोज करना चाहता था। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। EMF का फॉर्मूला माइनस ऑफ d phi by dt होता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है लेंज लॉ को। बेटा आप एवरेज इंड्यूस्ड EMF निकालना है तो क्या करोगे, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी कर दोगे। कितना चेंज आया है आपके पास फ्लक्स में डिवाइडेड बाय कितना चेंज आया है आपके पास टाइम में। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द एवरेज EMF, एवरेज इंड्यूस्ड EMF। उसके बाद ना एक कॉन्सेप्ट आता है मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, यानी कि मोशनल EMF बेटा इसके साथ एसोसिएटेड होता है इस टॉपिक के साथ। अब काफी सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि सिलेबस में से डिडक्टेड है, नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारे पास फ्लक्स में चेंज आ रहा है
उसका सोर्स मैंने आपको बोला कुछ भी हो सकता है, बी में चेंज, ए में चेंज या थीटा में चेंज। अब यहां पर लेट सपोज ये आपके पास जो पीक्यू रॉड है इसको मैं मूव कर सकती हूँ मैग्नेटिक फील्ड में। बेटा इसको मूव करने से एरिया की वैल्यू चेंज हो रही है लगातार। अब एरिया के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आ रही है। सो बेटा जी इस टाइम पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है इन दिस मोशनल ईएमएफ केस दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू वी इंटू एल, साथ में आता है बेटा जी आपके पास साइन ऑफ थीटा। अब आपको एक चीज याद रखना है, बी एल और वी में से कोई भी अगर आपस में दो क्वांटिटीज पैरेलल होंगी तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 आएगी। ये पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। आपको पता चल चुका है अब इंड्यूस्ड करंट की बात करोगे तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर के बराबर हो गया। यानी कि बेटा इस केस में आपके पास इंड्यूस्ड करंट कितना आता है, बी इंटू वी इंटू एल डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। अब बेटा यहां पर ना आप इमेजिन करके देखो, हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कि अगर आप किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो बेटा जी उस रॉड में जो करंट जा रहा है, उस रॉड में जो करंट जा रहा है उसकी वजह से उस रॉड के ऊपर क्या लगने लगता था, मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता था। तो बेटा यहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। अब बेटा यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड जा रही है, करंट बेटा अगर हम बात करें इन प्लेन है, एल वेक्टर इन प्लेन है, तो बेटा जी आपके पास दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, साइन ऑफ 90 मैक्सिमम हो गया, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया बी इंटू आई इंटू एल। अब इसमें बेटा जब आप इंड्यूस करंट की वैल्यू डालते हो बी इंटू वी इंटू एल डिवाइडेड बाय आर, तो आपके पास फोर्स आ जाता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। अब आपके पास फोर्स आ चुका है बेटा, पावर निकालना कौन सा मुश्किल बात है, पावर इज सिंपली फोर्स इंटू स्पीड, v की वैल्यू। तो आपके पास पावर की वैल्यू कितनी आती है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब बेटा आपको ना कभी कभी ये चीज प्रूफ करनी आती होती थी पास्ट में कि लेंज लॉ आपके पास एनर्जी कंसिडरेशन को फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, क्योंकि जितना हम मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं, यानी कि जितना मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू बोलो थर्मल एनर्जी, क्योंकि आफ्टर ऑल जब करंट गुजरेगा उस रॉड में से तो बेटा वो हीट होगी उस करंट की वजह से, राइट। तो वहां पर एक्चुअली जो मैकेनिकल काम कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फर्दर दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। बट वो अभी कॉन्सेप्ट रिडक्टेड है सिलेबस में से, अगर बाई चांस उसके ऊपर कुछ एक दो लाइन पूछ ली जाए तो आप इस चीज को लिख पाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटरी रॉड, ठीक है। रोटेटरी मोशन की अगर हम बात करें, वहां पे हम लीनियर मोशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम रॉड को घुमाने की बात कर रहे हैं। तो बेटा अगर आप दो पॉइंट्स लें, सी पॉइंट लें और डी पॉइंट लें, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एल है। अगर आप इसको घुमा रहे हैं किसी एक एंड पॉइंट के अबाउट, तो बेटा जी आपके पास VC माइनस VD की वैल्यू कितनी आती थी, 1/2 B ओमेगा L का स्क्वायर। बस इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, एज सच इसके ऊपर कुछ प्रूफ वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। जहां पे आपके पास L क्या रहता था, L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो इसी पर्टिकुलर केस को अगर मैं एक डिस्क पर अप्लाई कर दूं तो बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास डिस्क पर हर पॉइंट जो सरफेस पर है उसका पोटेंशियल तो बराबर है, और सेंटर और सरफेस के पॉइंट में जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी ओमेगा आर का स्क्वायर। वहां पे एल का स्क्वायर था, यहाँ पे बेटा जी आर का स्क्वायर हो जाता है, आर इज द रेडियस, ठीक है, आर इज द रेडियस। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है बेटा जी इंडक्टेंस का। इस चैप्टर में आपके पास दो तरीके की इंडक्टेंसेस आती हैं, एक होती है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरी होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है और उस करंट की चेंज की वजह से उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, सब कुछ उसी कॉइल के अंदर हो रहा है, किसी दूसरी कॉइल में नहीं हो रहा। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा यहां पर हमने पढ़ा था दैट आपके पास n फाई यानी कि कितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, करंट में कितना चेंज आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो बेटा यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, दैट वाज इक्वल्स टू L व्हिच इज व्हाट बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। उसका ऐसा यूनिट रहता है हेनरी, उसका ऐसा यूनिट रहता है हेनरी। तो बेटा L की वैल्यू कितनी होती थी, बैंड डिवाइडेड बाय I, यानी कि टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो फैराडेज का लॉ ना एक अलग फॉर्म ले लेता है, एक न्यू फॉर्म ले लेता है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ L di by dt, where di by dt tells you about
व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट। ठीक है, अगर करंट में चेंज होगा तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इन दैट सेम कॉइल, तो उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। बेटा जी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होता है? इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ द एनर्जी ऑफ द कॉइल अगेंस्ट द चेंज इन द करंट विच इज पासिंग थ्रू इट। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल काइनेमेटिक्स में इनर्शिया क्या होता है? जब कोई भी आपके पास मोशन हो रहा होता है, अगर उस मोशन में हम चेंज लाने की कोशिश करें तो बेटा आपकी जो बॉडी है, लेट सपोज अगर कोई ड्राइवर कार चला रहा है ना, एंड अगर एकदम से वो ब्रेक मारता है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकती है, तो वो मैकेनिकल इनर्शिया था। अब इलेक्ट्रिक एनालॉगस ऑफ मैकेनिकल इनर्शिया इज व्हाट बेटा जी? बोलो सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए एक इनर्शिया का काम करता है। इसके ऊपर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करें, अगर कोई सोलेनॉइड है जिसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एल उसकी लेंथ है, तो स्मॉल एन क्या होता है बेटा? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। अब बेटा जी अगर आपके पास उस सोलेनॉइड के अंदर कुछ भी नहीं है, वो अंदर से खाली है, वैक्यूम है, तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आती है म्यू नॉट एन का स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एन। म्यू नॉट इज व्हाट बेटा जी? आपके पास दिस इज बेसिकली रेफर टू एज एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। एन क्या बेटा जी? नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है आपके पास? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब अगर हम बात करें, आपके पास केस है जिसमें आपके पास सोलेनॉइड के अंदर कोई ऐसा मीडियम इंसर्ट किया गया है विच इज अ गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो बेटा उस केस में आपके पास साथ में म्यू आर भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में म्यू आर भी क्या हो जाएगा बेटा जी? मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर म्यू आर इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करें। जैसे कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, बेटा जी इंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। यूबी की वैल्यू किसके बराबर होती है? हाफ एल आई का स्क्वायर के बराबर होती है। एल रहता है सेल्फ इंडक्टेंस, आई रहता है बेटा जी करंट। अब मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी जैसे वहां पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर फॉर्मूला आता था आपके पास एनर्जी डेंसिटी का, इसी तरीके से बेटा अगर आप उस फॉर्मूला को वॉल्यूम के साथ यानी कि ए इंटू डी के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती थी। इसी तरीके से बेटा जी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। अगर आप इसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगा। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल की बात करें जिसका रेडियस आर है, जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बेटा जी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आती है? म्यू नॉट पाई कैपिटल एन का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 निकल के आती है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता था? याद करो, जब एक प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज आ रहा है उसकी वजह से सेकेंडरी में हम फ्लक्स चेंज को कंसिडर कर रहे हैं। सो प्राइमरी का करंट, बोलो प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी में फ्लक्स। अगर सेकेंडरी में करंट चेंज तो प्राइमरी में फ्लक्स। तो अगर I2 है तो बेटा फ्लक्स में phi 1 होगा। तो M12 आपको क्या बताता था? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। इसी के ऊपर बेस्ड बेटा जी आपके पास यहां पर अगर आप बात करें तो आप यहां पे एक फॉर्मूला जरूर से ऐड कर लीजिएगा, दैट EMF इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ M21 DI बाई DT। अब बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, दैट M21 की बात करें या M12 की बात करें, ये दोनों ही बराबर है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये दोनों ही बराबर है। दैट इज म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर इनटू L के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर बेटा अगर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N लिखना है आपको तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N आप कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख देंगे। बेटा एक और चीज याद रखना, यहां पे पाई R1 का स्क्वायर क्या है आपके पास? दिस इज द एरिया ऑफ द इनर कॉइल। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द इनर कॉइल। R1 रेडियस किसका है? इनर कॉइल का रेडियस है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस की बात करते हैं। बेटा इंडक्टेंसेस को दो तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कंसिडर करोगे तो इंडक्टेंस ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पैरेलल में आपके पास कम हो जाता है। बेटा इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू अपनी 0 रहती है। बट अगर देयर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में बेटा आप सीरीज के कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला L1 L2 प्लस माइनस ऑफ 2m करते हैं, जिसमें प्लस आपके पास आता है अगर वाइंडिंग्स दोनों की सेम डायरेक्शन में सपोर्टिंग है, नेगेटिव आता है जब वो अपोज कर रही होती हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, दैट कपलिंग कोफिशिएंट ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर दो कॉइल्स को हमने सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया है तो किस तरीके से म्यूचुअली कनेक्टेड है। तो K इज इक्वल्स टू M अंडर रूट ऑफ L1
इंटू L2 इज द फॉर्मूला, ठीक है। L1 एंड L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंसेज है, M क्या है बेटा जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा जी आपके पास AC जनरेटर का, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास AC जनरेटर का। AC जनरेटर बेसिकली क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा होता है। बेटा इंड्यूस्ड EMF आपके पास किसके बराबर होती है, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी कि EMF ही टाइम के साथ चेंज कर रही है। T इज द टाइम पीरियड, कंप्लीट टाइम पीरियड जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है। E0 इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF वैल्यू, ओमेगा बेटा 2 पाई बाय कैपिटल टी के बराबर निकल के आता है। इसमें मैक्सिमम EMF बेटा जी बैन ओमेगा के बराबर निकल के आती है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आपके पास जो करंट भी आता है इंड्यूस्ड AC जनरेटर के केस में जो करंट निकल के आता है वो आता है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज द वैल्यू एंड राइट। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है बेटा आपका लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर अगेन दो टाइप का हो सकता है। पहले तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। प्राइमरी वाइंडिंग्स में अगर देयर इज सम चेंज एसोसिएटेड, प्राइमरी वाइंडिंग्स में अगर कुछ चेंज है तो उसका इंपैक्ट हम किस में स्टडी कर रहे होंगे, सेकेंडरी में एसोसिएटेड स्टडी कर रहे होंगे। इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन भी बेटा मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूँ। ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स लगे हुए हैं, सो कीप फॉलोइंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड द लास्ट बैटल दैट इज ऑन 21st of February, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे इज रियली इंपॉर्टेंट। दैट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। सो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग मी लाइव फॉर दैट स्पेशल इवेंट। कहीं मर्जी से पढ़ लो बेटा, बट 21 फरवरी को अगर आप फिजिक्स को और मैम के साथ जुड़ रहे हो मॉर्निंग के टाइम पे, तो आप समझ के चलो कि बाजी पलटने वाली है। अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की मैं बात कर रही हूं, अगर आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में बात करेंगे तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती हैं, वोल्टेज भी सेकेंडरी की ज्यादा होती है। अब बेटा सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, याद रखना। जहां का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वहां की वोल्टेज भी ज्यादा, और उसके उल्टा बेटा आपके पास करंट की वैल्यू ज्यादा। यानी कि अगर सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा है तो उसका करंट कम होगा, क्योंकि V इंटू आई यानी कि पावर को हमको क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है आइडियल केस में। स्टेप डाउन में बेटा आपके पास क्या होता है, वोल्टेज सेकेंडरी की कम होती है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी की कम होती है, बट सेकेंडरी का करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बेटा इस केस में याद रखना, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम लेकर चलते हैं इनपुट और आउटपुट का पावर बराबर, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, VSIS डिवाइडेड बाय VPIP। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आता है दैट इज ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो VS बटा VP किसके बराबर होती है, NS बटा NP के बराबर, विच इज फर्दर इक्वल्स टू IP बटा IS विच इज टेकन एज K। तो सेकेंडरी टू प्राइमरी का जब आप रेशियो ले रहे हैं दैट इज अ ट्रांसफॉर्मर रेशियो। बेटा अगर सेकेंडरी टू प्राइमरी आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स में भी सेकेंडरी टू प्राइमरी आएगा, बट करंट उल्टा चलता है, बिकॉज IS इंटू VS करोगे बेटा तो आपके पास बनेगा आउटपुट की पावर, वो इनपुट की पावर के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो बहुत ही लिमिटेड टाइम में हमने सारे चैप्टर रिवाइज कर लिया है। आई होप यू लर्नड अ लॉट, यू रिवाइज्ड इन अ वेरी इफेक्टिव वे। जुड़े रहिए आप में हमारे साथ इस चैनल पर एंड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आ रही हूं, कंप्लीट ऑप्टिक्स का 1 मेगा शॉट आपके लिए आने जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।